बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो लॉस ऑफ स्टॉक जहाँ से ख़त्म होता है ना, वहाँ से लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। कैसे? अगर मान लो आपके यहाँ आग लगी है 30 मई को, 30 मई, तो मार्च में आपका पिछला साल ख़त्म हुआ, तो आपने लॉस ऑफ स्टॉक में क्या करा, मार्च तक का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। मार्च तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपने पिछले साल का जीपी निकाल लिया। वो पिछले साल का जीपी आपने इस साल की सेल पे लगा दिया। तो आपने अप्रैल में 2 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्योंकि मई में आग लगी है, तो अप्रैल और मई 2 महीने का आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। और आपने वो 2 महीने के ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया, 2 महीने की सेल ली, 2 महीने की परचेज ली, 2 महीने का जीपी लिया, क्योंकि 2 महीने की सेल पे आपने जीपी की रेट लगाई तो 2 महीने का जीपी आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। हमारे पास अप्रैल और मई की परचेज अवेलेबल थी, अप्रैल और मई की सेल अवेलेबल थी, अप्रैल और मई का जीपी अवेलेबल था, अप्रैल और मई का ओपनिंग स्टॉक था, तो अप्रैल और मई का क्लोजिंग स्टॉक हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा उलझा हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट में, इसीलिए इसमें ये इतनी सारी स्टेप वगैरह होती है। ये स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये स्टेप समझने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। क्यों ये स्टेप बनाई गई है? क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लो 31 मई को हमारे यहाँ आग लग गई, तो हम ये कहते हैं कि आग लगने के बाद अगर 31 मई को आग लगेगी तो 1 जून को बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा। 31 मई को आग लगी और 1 जून को मैं आ गया अपनी दुकान खोल के बैठ गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो कम से कम आग लगने के बाद कुछ समय तक हमारा पीरियड, कुछ समय तक हमारी सेल, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ जाता है और बहुत मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती है। उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, या कुछ किताबों में इसको इंटरप्टेड पीरियड भी बोला जाता है, इंटरप्टेड पीरियड, या फिर मैं कहूँगा डीपी, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन या डिसलोकेशन पीरियड। ये डिसलोकेशन पीरियड क्या है? यह हमें ये बताएगा कि इतने इतने महीने तक हमारी सेल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। कितने महीने तक? सपोज करो 31 मई को आग लगी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ये, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक हमारा धंधा पूरी तरीके से मंदा रहा, खराब रहा। ठीक है, तो हम लोग 4 महीने तक इंश्योरेंस कंपनी से जाके ये बोले अगर कि भाई साहब हमारा 4 महीने तक बिजनेस खराब हो गया, तो हम लोगों को पैसे दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कितने पैसे दे साहब आपको? तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ये बोलोगे कि पिछले साल 12 महीने में हमें 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 12 महीने में 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो उस हिसाब से 4 महीने में 4 लाख का प्रॉफिट होगा, लाओ 4 लाख रुपए दे दो। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट कि 12 महीने में 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो 4 महीने में 4 लाख का हुआ होगा। इंश्योरेंस कंपनी हमें ये बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें ये बोलेगी कि भाई साहब 4 महीने कौन से हैं आपके 4 महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या इन 4 महीनों में आप वाकई में 4 लाख का प्रॉफिट कमा पाते हैं? क्योंकि इसमें जून, जुलाई का महीना ऑफ सीज़न होता है, बारिश की सीज़न होती है, बारिश में गिराकी इतनी होती नहीं है। तो और सर फिर उसके बाद दिवाली आ जाती है, तो दिवाली में अपन अच्छा कवर कर लेते हैं। तो हर बिजनेस में महीने अलग अलग होते हैं, किसी महीने में अच्छी सेल होती है, किसी महीने में ख़राब सेल होती है। तो आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते कि पिछले 12 महीने में जो प्रॉफिट हुआ था वो 12 महीने का था, तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ स्टेप बनाई कि देखो साहब ऐसे 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 चलो, और बड़ी लॉजिकल स्टेप है, आपको मतलब बोलते से ही समझ में आ जाएंगे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो, कि हाँ बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला 4 महीने का प्रॉफिट हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। सर प्रॉफिट लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, हम उनसे सेल नहीं लेंगे। सेल क्यों लोगे भाई? अगर आप लोग ये मार्कर 20 रुपये में बेचते हो, तो इसको अगर आपका ये एक मार्कर नहीं बिका, सपोज करो कोई ग्राहक आया लेने लेकिन उसको समझ में नहीं आया, नहीं बिका, तो आपकी 20 रुपये से सेल कम हुई, लेकिन 20 रुपये का नुकसान थोड़ी हुआ है। नुकसान तो 4 रुपये का हुआ है, क्योंकि 20 रुपये में से इसको बनाने में 16 रुपये लग जाते थे। अब सेल नहीं हुई तो बनाया भी नहीं, तो 16 रुपये में इसको बनाया ही नहीं जब, तो नुकसान तो सिर्फ 4 रुपये का हुआ है। और अगर आप ये बोलो कि नहीं सर बना लिया था इसको 16 रुपये में और आग लग गई, तो फिर आग लगने की वजह से जो नुकसान लॉस ऑफ स्टॉक है वहाँ पे अपन ने ले लिया। जैसे सपोज करो अगर ये मार्कर बन के तैयार था,
बन के तैयार था और आग लग गई, जल गया, तो जलने की वजह से तो लॉस ऑफ स्टॉक मिल गया ना आपको। अगर आपका 16 रुपए का नुकसान हुआ जलने की वजह से, तो वो तो हमने दे दिया आपको लॉस ऑफ स्टॉक में। लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम आपको क्यों देंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट में तो हम आपको ये देंगे कि आपका जो माल जल गया था वो तो हमने दे दिया। अब आप कह रहे हो कि कुछ सेल ही नहीं हुई हमारी, क्योंकि 4 महीने तक हमारा बिजनेस बेकार पड़ा रहा, हम दुकान लेके बैठते थे लेकिन कोई आता नहीं था। चलो ठीक है, सेल नहीं हुई, तो सेल ना होने की वजह से आपका नुकसान प्रॉफिट का होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, सेल थोड़ी दे देगी। तो ये बात एक तो क्लियर कर लेना। जो नुकसान हुआ था, जो स्टॉक में आग लग गई थी, वो तो हमने ले लिया लॉस ऑफ स्टॉक में। 31 मई को जो स्टॉक में आग लगी थी वो, अब 31 मई के बाद आग लग चुकी है। अब जून को मैं दुकान में भी आ चुका हूँ, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक मेरी दुकान ढंग से चली नहीं, क्योंकि 4 महीने तक मैं पहले आग लग गई थी तो दुकान का सामान उधर लेकर गया, ये सब करा, पेंट वेंट रिनोवेशन करवाया, ये हुआ वो हुआ। 4 महीने मेरा दिमाग एकदम खराब रहा, कुछ भी धंधा हुआ ही नहीं ढंग से। तो धंधा नहीं हुआ तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मैं प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी से लूँगा। तो थीम समझ लेना पहले, ये 5 मिनट में मैंने आपको थीम समझाई है। अब देखो क्या स्टेप है, एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेप में आपको निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स क्या है ये? शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या है? आपने पिछले साल जो सेल करी थी ना डिसलोकेशन पीरियड में, डिसलोकेशन मतलब जब आग लगी थी, तो पिछले साल आग लगने की वजह से जो सेल आपने करी थी, ये मैं पूरी स्टेप पढ़ाने के बाद इसका एक नज़दीक से फोटो लेकर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है? अभी समझते जाना। प्रीवियस ईयर सेल इन डिसलोकेशन पीरियड, आपने जब आग लगी तब आपने पिछले साल कितनी सेल करी थी। जैसे आप कह रहे हो ना, आपका डिसलोकेशन पीरियड 4 महीने, 31 मई को आग लगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक आपका बिजनेस ठप रहा। तो ये 4 महीने में पिछले साल कितनी सेल होती थी? पिछले साल के 4 महीने, जैसे सपोज करो पिछले साल के 4 महीने में सेल होती थी 4 लाख रुपए पिछले साल, और इस साल करंट ईयर में कितनी हुई? क्योंकि आग लगने के बाद 4 महीने हमारे खराब गए, तो आग लगने के बाद इस साल 4 महीनों में हमारी सेल सिर्फ 1.5 लाख हुई। तो पिछले साल 4, इस साल 1.5, 4 में से 1.5 जाएगी, शॉर्ट सेल्स आ जाएगी आपकी 2.5 लाख शॉर्ट सेल्स, ठीक है? अभी बीच में क्या लिखा हुआ है वो समझाता हूँ, पहले इतना समझ लेना। देखो कितने चालाक लोग हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हमारा बिजनेस ठप रहा, तो वो 4 महीने इस साल के पिछले साल वाले 4 महीने से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि महीने तो सेम लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा बोलो कि, अगर मैं उनको ऐसे बोलता इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि देखो भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरे को नुकसान हुआ है, आप देख लो कितना नुकसान हुआ होगा। आग लगने के जून के जस्ट पहले मई में देखो मेरा 1 करोड़ रुपए का सेल था। सोचो अब अगर आप मई में 1 करोड़ का सेल था तो जून में तो 2 करोड़ हो जाता, जुलाई में तो 3 करोड़ हो जाता। तो उनके यहाँ पे गोपाल नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। वो लोग क्या बोलेंगे आपसे? वो लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब अगर मई में सेल अच्छी हुई है तो इसका मतलब थोड़ी है जून में अच्छी होगी। जून में तो बारिश है, बारिश में तो अच्छों की सेल खराब होती है, जुलाई में तो और ख़राब होती है, और जुलाई में तो कोरोना आ गया, जून में कोरोना आ गया, सपोज करो। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। वो लोग तो ये बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खैर कोरोना की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है, इसको तो इंश्योरेंस कंपनी भी समझती है, इसको छोड़ो। हम तो आग लगने की वजह से जो नुकसान होगा वो देंगे, कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ तो पूरी दुनिया को ही हुआ है। आग लगने की वजह से नुकसान कैसे निकालेंगे? वो ये बोलेंगे भाई साहब आप तो हमें इतना बता दो, पिछले साल आप इन 4 महीनों में कितना कमाते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले साल आप इन 4 महीनों में कितना सेल कर रहे थे? 4 लाख की। चलो अब आप बता दो इन 4 महीनों में आपने कितनी करी? आपने कहा 1.5 लाख की। ठीक है, तो 4 में से 1.5 हटा दो, आपकी 2.5 लाख की सेल कम पड़ी है, हम मान रहे हैं। तो कितना लॉजिकल है कि इन्होंने पिछले साल के वही 4 महीने उठाए जो इस साल के 4 महीने अफेक्टेड है, तो ही तो बेस सही बैठेगा। आज मैं मेरी बात करूं, खुदा ना खास्ता अगर मैंने यहाँ कोचिन में अप्रैल में आग लग जाए, खुदा ना खास्ता और मेरा बिजनेस अप्रैल में जून जुलाई तक अफेक्ट हो, तो अगस्त के बाद तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा अप्रैल में जो बैच बनना होता है बन जाता है, सबसे अच्छा साल होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर नया टाइम आ जाता है इनका, तो फिर जून वून में, जुलाई वुलाई में आपका IPCC और ये भी बन जाता है फाउंडेशन।
फाउंडेशन का बैच आपका अप्रैल में बन जाता है, 11th 12th आपका अप्रैल बन जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर अप्रैल में मेरे कुछ हो जाए तो अप्रैल में जून जुलाई ये 4 महीने में मेरी सबसे अच्छी सेल होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर देखेगी मेरे पिछले साल के 4 महीने तो उनको एकदम ट्रू पिक्चर दिखेगी, उन्हें मेरी बात पे यकीन होगा। वो बोलेंगे कि हाँ यार पिछले साल 4 महीने इन्होंने वाकई में बहुत बढ़िया सेल करी थी, इनकी कोचिंग में दिख रहा है कि इतना इतना टर्नओवर होता है अप्रैल में जून जुलाई में, और इस साल अप्रैल में जून जुलाई में कोई टर्नओवर ही नहीं है क्योंकि आग लग गई थी। उन्हें बिल्कुल मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा क्योंकि ये 4 महीने मेरे सबसे पीक टॉप 4 महीने हैं। ये 4 महीने में जो बैच बनना था बन गया, इसके बाद तो पूरे 8 महीने उन्हीं बच्चों को खींचना है जो ये 4 महीने में आ गए। तो इसीलिए बेस अच्छा रहना चाहिए हमारा। लॉजिकल समझना, मैं टाइम ले रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर में जो सेल हुई थी ये 4 महीनों में डिसलोकेशन में, इस साल कितनी सेल हुई इन 4 महीनों में, दोनों का डिफरेंस ले लोगे, शॉर्ट सेल आ जाएगी। अब बीच में भी आपने कुछ लिखा है सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये मैं अब कोरोना वाले फैक्टर पे आता हूँ। पिछले साल अगर 4 महीने मेरी सेल अच्छी भी थी तो भी क्या ज़रूरी है कि इस साल 4 महीने सेल अच्छी रहती, क्योंकि इस साल डिक्रीजिंग ट्रेंड है कोरोना की वजह से। वैसे भी मेरे यहाँ तो आग लगी तो कोचिंग ठप हुई, दूसरी जगह पे आग नहीं लगी तो भी बंद ही थी कोचिंग, तो क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आपके बिजनेस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वो भी ऐड करना। अब जैसे मान लो पिछले साल मेरी सेल 4 लाख थी और मेरा बिजनेस 10% से ग्रो कर रहा है, तो 4 लाख में आप 10% ऐड करो 40,000, तो इस साल मेरी सेल होनी चाहिए थी 440 और हुई कितनी, सिर्फ 1.5 लाख। तो 440 में से 1.5 हटा देना, आपका आंसर आएगा 290, 2,90,000। ये मेरी स्टेप 1। यहां तक तो बिल्कुल इजी। पिछले साल डिसलोकेशन में कितनी सेल थी, उसमें ट्रेंड ऐड करो। इस साल डिसलोकेशन में कितनी है, डिसलोकेशन वो पीरियड है आग लगने के बाद का पीरियड जिसमें हमारा बिजनेस तितर पितर हो गया। तो इन पिछले साल की जो सेल थी उसको इस साल की सेल से कंपेयर करो, ट्रेंड ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा शॉर्ट सेल कितनी है, कितनी हमें नुकसान हुआ है शॉर्ट सेल। ये वाली स्टेप बड़ी कमाल की है, स्टेप 2। अब मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में कि आपको कभी भी सेल के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, दे विल गिव यू क्लेम ऑन प्रॉफिट। दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, नॉट लॉस ऑफ सेल। वाई वुड दे गिव अस द अमाउंट ऑफ सेल? इन सेल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, और अगर आपने सेल ही नहीं करी है तो एक्सपेंसेस भी थोड़ी करे होंगे, तो हम आपको सिर्फ प्रॉफिट देंगे। वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये ध्यान से सुनना। इसको नाम देते हैं रेट ऑफ जीपी, लेकिन यहाँ हम जीपी वीपी नहीं लेंगे, नाम भले रेट ऑफ जीपी है। ये क्या है, सबसे पहले आप ये देखो पिछले साल आपने प्रॉफिट कितना कमाया था। सब कुछ पिछले साल से ही चलेगा क्योंकि इस साल तो आग लग गई है। मई में आग लग गई, 2 महीने बिजनेस चला है अप्रैल और मई, उसके बाद तो आग लग गई, और आग लगने के बाद 4 महीने तो वैसे ही ठंडे जा रहे हैं। तो इस साल का तो मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता। पिछले साल जो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया था मैं वो देखूंगा और पिछले साल की सेल देखूंगा। नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करूंगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा कि मैं मेरे कमाने की दर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें कैसे पता पिछले साल क्या कमाया था, तो क्वेश्चन में देना पड़ेगा उसे। अब अगर हमें पता चल गया कि पिछले साल हमने 10 लाख कमाए थे और पिछले साल हमारी सेल 1 करोड़ थी, तो 10 लाख को आप 1 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपकी कमाने की क्षमता है 10%। तो अगर आपकी 2.5 लाख की शॉर्ट सेल हुई है तो आपने 10% खो दिया। सेल भले 2.5 लाख की हुई है, या मेरे हिसाब से सॉरी शॉर्ट सेल 2,90,000 आई थी मेरी, मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो अगर आपकी 2,90,000 की शॉर्ट सेल हुई है और आपकी कमाने की क्षमता है 10%, तो 2,90,000 का 10% आपने खो दिया, तो 2,90,000 इंटू 10%, योर लॉस इज 29,000। इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू 29,000। बड़ा सिंपल चल रहा है अभी। सर ये नहीं समझाया आपने, आ रहा हूँ अभी, मुंह जल जाएगा। आराम से पहले आराम से पेवस कर लो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि आप पिछले साल कितनी सेल करते हैं डिसलोकेशन पीरियड में, और इस साल आपने कितनी करी, दोनों का डिफरेंस ले लो, शॉर्ट सेल आ जाएगी। बट वो डिफरेंस में आप पहले ट्रेंड ऐड करना, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, जो भी ट्रेंड है आपका बिजनेस का। ठीक है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड आप यहाँ पे ऐड लेस करोगे। आपको मेरे एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं तो पिछले साल हमारी 4 महीने में 4 लाख की सेल हुई थी। इस साल 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हर बिजनेस में
बढ़ोतरी हो रही है तो मेरे में भी होती, तो 4 लाख में 10% का ट्रेंड ऐड करूँ तो मेरी सेल होनी चाहिए थी 440, लेकिन मनूस मेरे गोडाउन में लग गई आग, तो 440 में से आग लगने की वजह से मेरा सेल सिर्फ 1.5 लाख हुई, सिर्फ 1.5 लाख आग लगने की वजह से। तो 440 में से 1.5 लाख गए, मेरी कितनी सेल कम पड़ी? 290 की सेल कम पड़ी। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे 290 नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉफिट देगी। पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ और मेरी सेल थी 10 करोड़, सपोज करो, तो 1 करोड़ को 10 करोड़ से करूँ, या मान लो मेरा प्रॉफिट था 1 लाख और मेरी सेल थी 10 लाख, तो 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड करूँ तो मैं कमाता 10%, तो अभी भी मैं 10% कमाता, तो 2,90,000 की सेल नहीं हुई, तो 2,90,000 की सेल पे 10% का नुकसान हो गया, तो 2,90,000 का 10% आई वुड गेट 29,000। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब ये क्या करा सर आपने, यहां मैंने लिखा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो बेटा क्या होता है कि जब हमारी सेल नहीं होती, नुकसान होता है, तो हमें प्रॉफिट का तो नुकसान होता है, साथ में हमें फिक्स कॉस्ट का भी नुकसान होता है। आपको 11वीं 12वीं में और फाउंडेशन में सिखाया जाता है कि 2 तरह की धंधे में मोटी मोटी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यहां पे हम फिक्स कॉस्ट को स्टैंडिंग चार्जेस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस। अगर धंधे में प्रोडक्शन होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, माल बनता है तो उसकी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगती है। फिक्स कॉस्ट वो है जो माल बने या ना बने, सेल हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट तो लगती है। ठीक है, आपके ट्रेडमार्क एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट के, जो आपने बचपन से पढ़े होंगे। बचपन से मतलब कॉमर्स के बचपन से, कॉमर्स का बचपन स्टार्ट होता है 11th क्लास से, तो हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट के अंदर कुछ ऐसे खर्चे आते हैं जैसे रेंट, परमानेंट स्टाफ की सैलरी। आज हमारी बिल्डिंग बंद है, फिर भी बराबर 40-50 हज़ार रुपये किराया जा ही रहा है, BCC का, मैप का। ठीक है, दोनों बिल्डिंग का किराया बराबर जा रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 70-80 हज़ार रुपये का किराया जा ही रहा है, 5 महीने हो गए। ठीक है, तो धंधा करो या मत करो, बच्चे आए या ना आए, बिल्डिंग का रेंट तो हमें बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से ये बोलते हैं कि भाई साहब आप हमें नेट प्रॉफिट तो दे ही रहे हो, प्लीज़ आप हमें स्टैंडिंग चार्जेस भी दे दो यार। हमारा रेंट लग रहा है 4 महीने का, सेल हो नहीं रही, रेंट लग रहा है। 4 महीने से गुप्ता जी आ रहे हैं अकाउंटिंग करने, सेल हो नहीं रही, गुप्ता जी पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और गुप्ता जी हमारे परमानेंट स्टाफ है। ठीक है, मेरे पापा के टाइम से गुप्ता जी है, तो मेरे पापा ने कहा था कुछ भी हो जाए गुप्ता जी को मत निकालना, तो मैं गुप्ता जी को नहीं निकाल रहा, गुप्त रख रहा हूँ। तो गुप्ता जी को गुप्त रखने के 15,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, और वो 15,000 रुपये गुप्ता जी को दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी देने पड़ेंगे मुझे। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से कहता हूँ भाई साहब आप हमें फिक्स्ड एक्सपेंस का भी क्लेम दे दो यार, फिक्स्ड एक्सपेंस का भी क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तो क्लेम देने के लिए ही बैठे हैं, आप इंश्योरेंस करा लो, हम उसका भी क्लेम दे देंगे, क्योंकि आप जितना इंश्योरेंस कराओगे आपकी प्रीमियम बढ़ती जाएगी, हम नेट प्रॉफिट का क्लेम देंगे आपको। और अगर आप कहोगे कि आपकी फिक्स्ड एक्सपेंस का भी क्लेम दो, रेंट का और गुप्ता जी की सैलरी का, तो वो भी दे देंगे, बट इंश्योरेंस करवा लो। तो इसलिए मैंने लिखा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आपके फिक्स्ड एक्सपेंस अगर 1 लाख है और वो 1 लाख में से आपने इंश्योरेंस सिर्फ 70,000 का कराया है, तो मैं यहाँ 70,000 ही लूंगा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मुझे वही क्लेम देगी जिन खर्चों का भी मैंने इंश्योरेंस करवाया है। अब जैसे मेरे 1 लाख के फिक्स्ड एक्सपेंस है, उसमें से 30,000 के एक्सपेंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है मैं खुद ही कवर कर लूंगा, उसका इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, तो मत कराओ, 70,000 का करवा लो। जितने का इंश्योरेंस करवाओगे उतने का क्लेम मिलेगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस के आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया, इंश्योर्ड। यू विल गेट क्लेम ऑफ दोज फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ विच यू हैव taken a insurance policy. If your total standing charges is 1 lakh and you have taken policy for 70,000 only, then claim will be made accordingly. उसके हिसाब से ही निकलेगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया हमने रेट ऑफ जीपी, लेकिन इसमें जीपी जैसा कुछ भी नहीं है। आपको नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अब आपका नेट प्रॉफिट था 10 लाख और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सपोज करो 50,000, तो 10 लाख और 50,000, सॉरी नेट प्रॉफिट था आपका 1 लाख और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000, तो 1 लाख और 50,000 1.5 लाख, और प्रीवियस ईयर की सेल 10 लाख थी, तो आपको 10 लाख पे 1.5 लाख का क्लेम चाहिए। तो 10 लाख को 1.5 लाख से करा मतलब आपको 15% क्लेम चाहिए। अब आपकी शॉर्ट सेल तो 290 ही हुई है, तो 290 का 15% क्लेम मिल जाएगा आपको।
290 का 15% आएगा आपका 43,500। कितना आएगा? 43,500। ठीक है, देख लेना, कैलकुलेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता। देखो मेरी तीसरी स्टेप, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे? शॉर्ट सेल्स एसएस इनटू रेट ऑफ जीपी। मतलब स्टेप 3 का मतलब है स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2। स्टेप 3 का मतलब है स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, ओवर एंड आउट, खत्म। यहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। और यहीं से जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो सबसे ज्यादा परेशान करेगी आपको। स्टेप 3 तक तो मैं अपनी मर्जी से टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज मैं ये 3 स्टेप आपको विद इन 5 मिनट्स पढ़ा सकता था। जस्ट मेरा मजा है कि भैया थोड़ा डिटेल में समझाने के उससे पढ़ाना था, इसलिए। अदरवाइज 5 से 10 मिनट में ये तुम्हारी तीनों स्टेप खत्म हो जाती, 5 मिनट में। दबा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन। ये तीनों स्टेप में मैंने क्या बताया भाई साहब? पिछले साल डिसलोकेशन में कितनी सेल हुई थी, इस साल डिसलोकेशन में कितनी सेल हुई, दोनों का डिफरेंस शॉर्ट सेल। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। पिछले साल आग नहीं लगी थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 लाख की सेल हुई थी। पिछले साल आग नहीं लगी थी। वो 4 लाख के ऊपर इस साल मेरे बिजनेस में 10% बढ़ोतरी हुई है, तो 4 लाख में 10% ऐड करूं तो मेरी सेल होनी चाहिए थी 440। लेकिन इस साल मनूस आग लग गई, तो आग लगने की वजह से 4 महीने में सिर्फ 1.5 लाख की सेल हुई। 1.5 लाख, तो 440 में से 1.5 लाख गए, मेरी शॉर्ट सेल हुई 290। 290 की सेल का नुकसान हो गया मुझे। हो गया ठीक है। अब सेल का नुकसान हुआ है, सेल पे थोड़ी देगी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम देगी प्रॉफिट पे। तो मैंने निकाला रेट ऑफ जीपी। इसमें मैंने ये देखा पिछले साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, उस हिसाब से परसेंटेज निकाल ली। पिछले साल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था 10 लाख की सेल पे। प्रीवियस ईयर की सेल है, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। फिर मैंने समझदारी करी, मैंने कहा यार मैं 1 लाख का नेट प्रॉफिट का क्लेम तो ले लूंगा, लेकिन मेरे को फिक्स एक्सपेंस भी तो बियर करने। मेरे को बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता है, मेरे को गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी की सैलरी देनी पड़ती है। सेल तो हुई नहीं है, ये फिक्स्ड एक्सपेंस कहां से करूं? तो मैंने समझदारी करके फिक्स्ड एक्सपेंस की भी पॉलिसी ले ली। अब फिक्स्ड एक्सपेंस की पॉलिसी ली तो मैंने जितने का इंश्योरेंस कराऊंगा उतने का ही क्लेम मिलेगा। तो मेरे 1 लाख के फिक्स्ड एक्सपेंस थे, लेकिन मैंने पॉलिसी सिर्फ 50,000 की ली। तो 50,000 के फिक्स्ड एक्सपेंस और 1 लाख का प्रॉफिट, 1.5 लाख का नुकसान हो गया मुझे। और सेल मैंने 10 लाख की करी है, मतलब ये पिछले साल 1.5 लाख थे 10 लाख की सेल पे, तो 15% मेरे को जीपी का रेट निकला। तो अभी भी मेरे को 15% चाहिए। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों से कहा ये मेरी शॉर्ट सेल है 290 पे 15% मुझे दे दो भाई साहब। 290 का 15% जो भी होता है मेरे को दे दो। 290 का 15% आपका आया 10%, 29,000। 29 का आधा 14.5, 29 में तुमने 4 जोड़े 33 और 43,500। यहाँ तक आपका एक पार्ट खत्म हुआ, 43,500। ठीक है, अब जो अगली स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैंने लॉस ऑफ स्टॉक में एवरेज क्लोज पढ़ाया था। एवरेज क्लोज में मैं आपको पढ़ाता था कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए और जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, दोनों में अगर फ़र्क है तो आपको उस हिसाब से एवरेज क्लोज लग जाता है। वहाँ तो लग जाता था, वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, आपने आपका क्लोजिंग स्टॉक आता था 40 और आपने पॉलिसी ले रखी होती थी 30 की। तो आपको मैंने सिखाया था कि जब आप 40,000 की पॉलिसी पे 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है आपका और आपने पॉलिसी 30 की ली है, तो हम क्लेम भी आपको कैसे देंगे, प्रोपोर्शनेट देंगे। कैसे प्रोपोर्शनेट? 30,000 अपॉन 40,000, तो ये आएगा 0.75। तो अब आपको हम 0.75 ही देंगे क्लेम। फिर मल्टीप्लाई कर देते थे अपन लॉस ऑफ स्टॉक से, वो सब लॉस ऑफ स्टॉक में पढ़ाया। तो वहाँ पे जो एवरेज क्लोज लगाते थे वो एवरेज क्लोज हम यहाँ भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग ये देखेंगे कि आग लगने से पहले, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, आग लगने से जस्ट पहले 12 महीने में आपकी कितनी सेल थी। सुनना बराबर, 12 मंथ सेल प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, आग लगने से पहले
12 महीने में आपकी कितनी सेल थी। जैसे आपकी आग लगी 31 मई को, तो 31 मई के पहले 12 महीने लेना, मतलब मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ठीक है, जुलाई, और जुलाई के पहले जून, हो गए 12 महीने। मतलब आपको 1 जून से लेकर 31 मई तक की सेल लेनी है, हो जाएंगे 12 महीने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल खत्म। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आग लगने से पहले के 12 महीने। सर ये क्यों, ये क्या पटेला, ये सर आग लगने से पहले के 12 महीने, और सर ये जो आपने 12 महीने निकाले इसमें क्या हो रहा है, अप्रैल और मई, ये 2 महीने तो अभी के आ रहे हैं, और बाकी के जो 10 महीने वो पिछले साल के आ रहे हैं। तो पिछले साल की पूरी सेल में से 10 महीने की सेल निकाल लो 10 महीने की सेल, और इस साल की अभी 2 महीने की सेल और ले लो, अप्रैल और मई आग लगने के पहले। तो ये 2 और वो 10, 12। ऐसा क्यों सर, करो अभी पहले ये 12 महीने की सेल ले लो, इसमें भी ट्रेंड ऐड कर दो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ट्रेंड है। ये ट्रेंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मजेदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, ठीक है, वो आ गया तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ट्रेंड निकालना। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन होता है 10%, 20%, तो 10% ऐड कर दो, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो लेस कर दो। लेकिन एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या गजब का दिया है, मजा आ जाएगा तुम्हें करने में, ठीक है। आप क्या करो, पिछले 12 महीने की सेल लो, उसमें ट्रेंड लो, और उस ट्रेंड के ऊपर भी जीपी लगा दो, ये जो जीपी की रेट है। सपोज करो पिछले 12 महीने की सेल आई 12 लाख, 12 लाख सुनना बराबर से और आपका ट्रेंड है सपोज करो 20%, तो 12 लाख का 20%, 1 20 और 1 20 2 40, तो 12 लाख में 2 40 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका, 12 लाख में 2 40 जोड़ोगे 14,40,000, 14,40,000। इसके ऊपर वापस से रेट ऑफ जीपी लगा देना, जो भी जीपी की रेट है। मेरे एग्जाम्पल में जीपी की रेट 14% आई थी, तो 14,40,000 का, सॉरी 15%, 14,40,000 का 15% निकाल लेना। 14,40,000 का 10% आएगा 144, 144 का आधा होता है 72, 72 और 144, 140 और 70 210, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 2,16,000, 2,16,000 आ जाएगा। ये मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से ये तुम कर लोगे, लेकिन ऐसा क्यों करा वो देखते हैं। मतलब ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पिछले 12 महीने की सेल लोगे, आग लगने के ठीक 12 महीने, उसमें ट्रेंड ऐड करोगे और उसके ऊपर जीपी की रेट लगा दोगे, जो भी जीपी की रेट है। क्यों करा ऐसा, ये लोग ये मानते हैं कि जैसे अगर 31 मई को आग लगी है, तो उसके आग लगने के पहले के जो 12 महीने हैं ना, वो आपको बिजनेस की ट्रू पिक्चर बता देंगे कि अभी पिछले 12 महीने में आपके बिजनेस में क्या हुआ है। मार्केट में हालात कुछ भी हुए हो, अच्छे बुरे, लेकिन आपके क्या हालात थे वो ये 12 महीने बता देंगे, आग लगने के ठीक 12 महीने। क्योंकि अगर आप पिछला साल ले लेते हो ना, पिछला साल, तो उसमें कई बार गैप आ सकता है। जैसे सपोज करो, मेरी बात सुनना, आग कैसे बोल के नहीं लगेगी कि मई में ही लगेगी। सपोज करो अगर आपके यहाँ 1 दिसंबर को आग लगी, और अगर आप लास्ट ईयर की सेल को बेस मानो, तो लास्ट ईयर की सेल तो मार्च तक की थी, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आग लगी है, तो ये 9 महीने तो आपने लिए ही नहीं, और आप पिछले साल की सेल को बेस बना रहे हो। तो इन लोगों का ये मानना है कि आग लगने के ठीक पहले के 12 महीने ले लो, आपको पता चल जाएगा आपका बिजनेस की क्या स्पीड है। और वो 12 महीने की सेल पे जो आप नेट प्रॉफिट कमाते हो ना, इतना प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी आपको देने को तैयार है। तो वो कहती है इतनी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, पॉलिसी टू बी टेकन है। आपकी किताब में इसको लिखा जाता है जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, आपकी किताब में लिखा जाता है जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, और मैं इसको कहता हूं पॉलिसी टू बी टेकन। इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए आपको। आज ये आग लगी, और आग लगने के ठीक 12 महीने पहले आपने इतनी सेल कमाई, उस सेल के ऊपर आप 15% जीपी कमाते हैं। सेल 14,40,000, जीपी आता 15%, 14,40 का 15%, आप कमाते 2,16,000। ये 2,16,000 12 महीने को आपको कंपनसेट कर देता।
इतनी पॉलिसी लो आप, लेकिन आप कंजूसाई करोगे, आप करोगे मक्कारी और आप पॉलिसी पूरी नहीं लोगे। तो ये 2,16,000 पॉलिसी टू बी टेकन है, और आप पॉलिसी लोगे 1.5 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की। तो आप अगर मक्कार हो तो वो तुम्हारे बाप है। एक से एक दिमाग वाले लोग बैठे, आप उनको अगर शॉर्ट सेल का जीपी 45,000 निकाल के दोगे, वो प्यार से दे देंगे 45,000? नहीं। जैसे उन्होंने लॉस ऑफ स्टॉक में एवरेज क्लोज लगाया, वो यहाँ पर भी एवरेज क्लोज लगाएंगे, क्योंकि हर कोई क्या करता है, पॉलिसी छोटी लेता है। क्योंकि जितनी छोटी पॉलिसी लोगे, इंश्योरेंस की प्रीमियम उतनी कम देनी पड़ेगी। वो लुटाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आप 10,000 की पॉलिसी ले रहे हो, हाँ, और आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख, दे देंगे आपको 3 लाख। सारी कैलकुलेशन सही है, आपने सब बता दिया। डिसलोकेशन पीरियड में इतनी, अभी इतनी हुई, शॉर्ट सेल इतना, जीपी इतना, शॉर्ट सेल के ऊपर जीपी लगाया, 10 लाख आ गया। पॉलिसी ले रहे हो 1 लाख की और लॉस ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हो 10 लाख का, कैसे दे देंगे वो? तुम खुद सोचो लॉजिकल। वो आपसे ये बोलेंगे, अगर आपको 10 लाख का लॉस ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो आप पॉलिसी भी तो वैसी लेते। आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम आए, इस चक्कर में आपने पॉलिसी ले ली छोटी। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कम देनी पड़े तो आपने पॉलिसी ले ली छोटी, और जब लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है आपको 10 लाख का, तो आप पूरे 10 लाख मांगने आ गए। दिस इज नॉट डन यार। तो वो सब सोच के रखते हैं, हमारी सोच जहां खत्म वहां उनकी शुरू होती है। तो उन्होंने कहा पॉलिसी टू बी टेकन में कि आग लगने के ठीक 12 महीने पहले हमें पता चल जाएगा आपका बिजनेस किस दिशा में था। ये 12 महीने में जो सेल हुई है उसके ऊपर जो जीपी की रेट लगा लो आप, तो आपको पॉलिसी लेनी चाहिए 2,16,000 की। अब अगर आपने पॉलिसी कम ली है तो हम आपको ये लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कम देंगे, पूरा नहीं देंगे। ये स्टेप 4। अब आप स्टेप 5 पे आओगे। कई बार क्या होता है बेटा कि जब आग लगती है, सुनना बराबर, जब आग लगती है तो हम आग लगने की वजह से कुछ एडिशनल एक्सपेंस करते हैं। जैसे फायर ब्रिगेड को बुलाया, है ना, फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग वाग बुझाई, प्लस आग लगने की वजह से हमारा फर्नीचर पूरा ख़राब हो गया था, तो हमने यहाँ से ले जाकर पूरा दूसरी जगह पे शिफ्ट कराया सामान, फर्नीचर दूसरा नया बनवाया। ऐसे कुछ एडिशनल एक्सपेंस हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम दे देती है, लेकिन उसमें भी बहुत मगजमारी है। ये लास्ट स्टेप है आपकी, उसके बाद छठी स्टेप में तो क्लेम आ जाएगा। ये स्टेप तुमने ढंग से समझ ली, जीत गए तुम। अब वो लोग एडिशनल एक्सपेंस का भी क्लेम देते हैं तुम्हें, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी है, कोई चीज़ उन्होंने सीधी दी तुम्हें, कोई सी भी चीज़ उन्होंने सीधी नहीं दी, तो ये वाली भी सीधी कैसे देंगे? इसमें ये लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ों में से जो भी विच एवर इज लेस होगा वो देंगे। पहला एक्चुअल एक्सपेंस, जैसे आपने एक्चुअल एक्सपेंस किए 10,000 के, तो 10,000 लिख दो यहाँ। दूसरी चीज़ जीपी ऑन एडिशनल सेल। इंश्योरेंस कंपनी वालों का ये मानना है कि आपने अगर 10,000 के ज़्यादा खर्चे किए, 10,000 के खर्चे किए हैं, तो कम से कम वो खर्चे करने की वजह से आपने 10,000 कमाए तो ना, नहीं तो खर्चे कर दिए और कमाए नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। जैसे मैंने क्या करा, सारा फर्नीचर, मेरी क्लासरूम में आग लगी ना, तो यहाँ से सारा फर्नीचर वगैरह निकाल कर सब करके मैं मेरी वो सामने वाली बिल्डिंग में ले गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करा, लेबर को मजदूरी दी, सब कुछ करा, है ना। यहाँ पे थोड़ा मेरा बुक शेल्फ ख़राब हो गया था, तो वहाँ मैंने नया बुक शेल्फ बना दिया, बच्चों के फर्नीचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो कर दिया, सब कर दिया, ठीक है। थोड़ा लोगों को पता नहीं था कि मैंने बिल्डिंग इधर से उधर शिफ्ट करी है, तो एडवर्टीजमेंट दे दिया, पैम्पलेट छपवा दिए, ठीक है। अब वो पैम्पलेट छपवाया, एडवर्टीजमेंट करे, कुछ भी करा, उस वजह से सेल तो हुई है ना। अगर उस वजह से सेल नहीं हुई, जीपी नहीं हुआ, तो आप बेवकूफ़ हो, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बेवकूफ़ है। आपने 10,000 के फालतू खर्चे कर दिए, सेल भी नहीं हुई, उससे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो 10,000 बुक तो आप, वो लोग नहीं देंगे। तो वो लोग एडिशनल एक्सपेंस देंगे आपको, बट उनके हिसाब से। उनका हिसाब क्या है, एक तो एक्चुअल एक्सपेंस जो आपने किए वो, दूसरा जो आपने डिसलोकेशन पीरियड में सेल करी है, सेल इन डीपी मतलब डिसलोकेशन पीरियड, जो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 1.5 लाख चल रही थी शायद। तो अगर आपने डिसलोकेशन पीरियड में 1.5 लाख की सेल करी है, अगर आप डिसलोकेशन पीरियड में एक्सपेंस नहीं करते तो कितनी करते, विदाउट एक्सपेंस? अभी तो 1.5 करी है, अगर मैं एक्सपेंस ना करता ना तो मेरी सेल 1,20 की होती।
तो 1.5 में से 1 20 हटा दो, आपने एडिशनल सेल कितनी करी है? 30। ये 30,000 की सेल करी है आपने एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है एडिशनल सेल। डिसलोकेशन पीरियड में आग लगी तो मैंने 1.5 लाख की सेल फेंकी, अगर मैं ये खर्चे नहीं करता तो मेरी सेल सिर्फ 1 20 की होती। ये मैंने पैम्पलेट वैम्पलेट छपाया ना, इससे मेरी, अगर ये ना करता तो 1 20 की सेल होती, तो 1.5 में से 1 20 हटा दो, मेरी एडिशनल सेल हुई सिर्फ 30,000 की, और वो 30,000 पे मेरी कमाने की दर है 15%। वही जीपी तो मैंने 15 निकाला ही है। कितना काम आ रहा है? स्टेप 2 सबसे काम की है। स्टेप 2 गलत मत निकालना, अगर रेट ऑफ जीपी गलत आई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 30,000 की एडिशनल सेल और 30,000 पे मेरा जीपी है 15%, तो 30,000 का 15%, 30,000 का 15% आता है 4,500, तो मैं यहां ले लूंगा 4,500। ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी वालों की चालाकी, वो तुमसे बोलेंगे कि तुम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंस किए 10,000 के, ये पैम्पलेट वैम्पलेट छपवाए, और साला वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से आप कमा कितना रहे हो? 4.5। तो आप तो निहायती बेवकूफ हो। जब आप कमाई 4.5 रहे हो और खर्चा आप 10 का कर रहे हो, तो हम आपको क्लेम भी 4.5 का ही देंगे। 10 का क्यों दें? क्योंकि आपने ज्यादा खर्चे करके बेवकूफी करी है, वो नहीं करेंगे। वो तो पाई पाई एकदम जोड़ जोड़ के पैसा दे रहे हैं आपको। तो आपको कितना क्लेम मिलेगा? एडिशनल एक्सपेंस और जीपी ऑन एडिशनल सेल विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा। यहां तक तो मेरे को समझाने में एकदम मतलब अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। वो लोग कह रहे हैं 1.5 लाख की सेल करी है आपने डिसलोकेशन में, अगर आप खर्चे ना करते तो 1 20 की होती सेल, मतलब खर्चे करने की वजह से 30,000 की सेल एडिशनल हुई। तो 30,000 की सेल एडिशनल हुई और आपकी कमाने की रेट है 15%, तो 30,000 पे 15% आपने कमाया 4.5, आपने 4.5 कमाया है और खर्चे आपने 10 के कर दिए, तो 10 और 4.5 विच एवर इज लेस, आपको 4.5 ही मिलेगा। ये 2 होते तो खत्म हो जाता, लेकिन जो तीसरी स्टेप है परेशान कर देगी। तीसरी स्टेप, इसमें इन्होंने और क्या दिमाग लगाया? तीसरी स्टेप में इन्होंने कहा कि जो एडिशनल एक्सपेंस आपने किए हैं, सपोज करो 10,000 के आपने एडिशनल एक्सपेंस किए हैं, तो वो 10,000 के एडिशनल एक्सपेंस में भी ये लोग ये मान के चलते हैं कि जब आपके खर्चे हुए थे तो अगर कोई आपसे बोले कि 10,000 का खर्चा आप कर रहे हो और वो 10,000 का खर्चा करके आपने प्रॉफिट 4,500 का कमाया है, तो हम आपको 4,500 से ज़्यादा नहीं दे सकते यार इंश्योरेंस कंपनी। तीसरी वाली चीज़ इन्होंने क्या रखी ना, मैंने कहा था 3 चीज़ें, तीनों में से विच एवर इज लोअर पे मिलेगा आपको, विच एवर इज लोअर, तीनों में से जो भी कम होगा। पहली चीज़ बता दी, दूसरी चीज़ बता दी, तीसरी चीज़ में इन्होंने देखो क्या दिमाग लगाया। इन्होंने कहा अगर आपका एडिशनल एक्सपेंस 10,000 का है, तो याद है मैंने आपको कहा था कि अगर आपके फिक्स एक्सपेंस 1 लाख के हो रहे हैं, तो आप वो 1 लाख में से सिर्फ 50,000 का ही इंश्योरेंस करवा रहे हो स्टैंडिंग चार्जेस में। तो जब आप स्टैंडिंग चार्जेस में 1 लाख में से 50,000 का इंश्योरेंस करा रहे हो, आप वहाँ कंजूसी करते हो, तो यहाँ जो आपके एडिशनल एक्सपेंस हुए हैं, इसके अंदर भी तो स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, इसमें भी फिक्स्ड होंगे, वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल का तो हम आपको पूरा क्लेम दे देंगे, लेकिन फिक्स्ड का हम आपको पूरा क्लेम क्यों दें? तो इसमें भी हम आपको रेशो में देंगे। अगर वहाँ 1 लाख में से आप 50,000 का इंश्योरेंस कराते हो, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 करूँ, सॉरी 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख करूँ, तो आपका इंश्योरेंस कराने का रेशो 0.5 है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि अगर आपके 10,000 के एडिशनल एक्सपेंस है तो उसका 0.5 5,000 ही देंगे हम आपको। तो बीकॉम की बुक में बिल्कुल सही लिखा जाता है, एडिशनल एक्सपेंस को इधर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे लिखा जाता है अनइंश्योर्ड, सॉरी ऊपर लिखा जाता है इंश्योर्ड, नीचे लिखा जाता है टोटल। मतलब आपके इंश्योर्ड वाले चार्जेस 50,000, टोटल वाले 1 लाख, तो 50,000 को 1 लाख से करोगे आपका रेशियो आएगा 0.5। तो आपको 10,000 के एडिशनल एक्सपेंस में 0.5 ही क्लेम मिलेगा। तो 10,000 का आप 0.5 निकालोगे 5,000 आ जाएगा। ये बीकॉम, लेकिन सीए है ना, इनका माननीय तरीका, ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत लो इंश्योर, आपको तो जो पॉलिसी टू बी टेकन निकाला ना मैंने, 2,16,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए थी आपको, आप ऊपर लो 2,16,000 पॉलिसी टू बी टेकन,
नीचे भी वही लो 2,16,000 पॉलिसी टू बी टेकन, प्लस कर दो उसमें अनइंश्योर्ड जो आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखे। तो एक तरीके से उन्होंने नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, और आपको पता है डिनोमिनेटर बढ़ाने से आंसर छोटा हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, 2,16,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, नीचे भी उसने 2,16,000 रखे, लेकिन 2,16,000 में उसने अनइंश्योर्ड वाले भी जोड़ दिए जिनका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया था। इंश्योरेंस नहीं करवाया जोड़ने की वजह से आपका आंसर छोटा हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे एडिशनल एक्सपेंस से, तो अगर आपके एडिशनल एक्सपेंस 10 है तो यहाँ 9 ही रह जाएंगे, 6 ही रह जाएंगे, 4 ही रह जाएंगे। इतना छोटा हो जाएगा आपका एडिशनल एक्सपेंस जितने का आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। क्योंकि यहाँ और यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क है, पॉलिसी टू बी टेकन यहाँ 216 है तो यहाँ पे भी 216 ही आएगा। यहाँ पे नीचे आ रहा है अनइंश्योर्ड, वो खर्चे जिनका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया। तो जिन खर्चों का आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया उसी प्रोपोर्शन में आपके एडिशनल एक्सपेंस का भी क्लेम कम हो जाएगा। तो अगर आपका एडिशनल एक्सपेंस 10 आया है तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 9 ही रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। समझदारी करी है उन्होंने। तो ये आपका तीसरी चीज। तो एडिशनल एक्सपेंस इनटू पॉलिसी टू बी टेकन अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन कौन सा है, जो स्टेप 4 में निकाला है मैंने, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो स्टैंडिंग चार्जेस जिनका मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया। अगर मैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करवा लेता तो अनइंश्योर्ड वाले 0 हो जाते। पॉलिसी टू बी टेकन अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन 216 216 216 से 216 कट जाता, तो एडिशनल एक्सपेंस 10 ही आते। अगर आप इंश्योरेंस पूरा करवा लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 2 3 तीनों में से विच एवर इज लोअर। अब लास्ट स्टेप नंबर 6, इसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। इतना रोए हो आप, पछा दिया सर, इंश्योरेंस कंपनी है क्या है इतना। कोई ये सोचे कि इतनी कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है कि जो नुकसान हुआ है वो भर ले, ठीक है। इतनी मगजमारी से अच्छा है तो मान लो जो नुकसान हुआ है ख़त्म करो। कोई मगजमारी नहीं है, लेकिन ये एक एक स्टेप के पीछे लॉजिक है और आपको बताया है एक एक स्टेप। आज अगर मान लो चौथी स्टेप ना होती, मैं पॉलिसी टू बी टेकन ना निकालता, तो आप दिमाग में सोचो कि आप 10 लाख का लॉस ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हो और आपने पॉलिसी 3 लाख की ले रखी है। कौन बेवकूफ़ आपको 3 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख दे देगा। इसलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया है सब कुछ, ठीक है। और लास्ट वाली स्टेप आती है आपकी, अब आपको क्लेम मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कितना क्लेम मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो स्टेप 2 में निकाला था मैंने, सॉरी स्टेप 3 में निकाला था। कैसे निकाला था मैंने स्टेप 3 में, जो मेरे को नुकसान हुआ था शॉर्ट सेल का, उसको मैंने रेट ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया था स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में मेरे को क्लेम मिलना चाहिए था 44,000 का, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 43,500 है, 44,000। फिर स्टेप 5 में मैंने निकाला एडिशनल एक्सपेंस, वो भी ऐड कर दो। अभी मान लो तीनों में से विच एवर इज लेस 10,000 ही आया, तो 10,000 आपको ये मिलेगा, 44,000 आपको ये मिलेंगे, टोटल हो गए 54। 54 में से माइनस कर देना सेविंग, जैसे वहाँ पे सेल्वेज स्टॉक माइनस कर देना ना लॉस ऑफ स्टॉक में, यहाँ सेविंग माइनस कर देना। सेविंग मतलब कुछ एक्सपेंस की आपने सेविंग कर ली। जैसे मान लो आग लगी तो मेरे यहाँ गुप्ता जी और वर्मा जी दोनों काम करते थे। वर्मा जी को तो मैंने चलता करा, मैंने कहा वर्मा जी आप तो चल लो, निकल लो, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, 4 महीने बाद ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। वो गुप्ता जी तो मेरे पापा ने रखे थे तो उनको तो सैलरी दे रहा हूँ मैं, लेकिन वर्मा जी को मैंने चलता कर दिया। तो ऐसे कोई खर्चों में अगर आपने सेविंग करी है तो वो सेविंग माइनस कर दो, क्योंकि वो आपको खर्चा हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इतने प्यार से माइनस करवाते हैं जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोल ही दूंगा मैंने इतनी सेविंग करी है, ठीक है। कौन बताता है अपनी सेविंग, कोई नहीं बताता, लेकिन किताबी है ये। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका 44,000, एडिशनल एक्सपेंस 10, 44 और 10 54। 54 में से सपोज करो 4,000 की आपने सेविंग कर ली, 54 में से 4 जाएंगे, 50,000 आपका क्लेम बन रहा है। अब ये 50,000 का क्लेम वो देंगे नहीं, शाणे। क्यों? वो आपसे बोलेंगे आपने पॉलिसी कितने की ली है, पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन, लेनी कितने की चाहिए थी, पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। आपने पॉलिसी ली है 3 लाख की, और हमारे हिसाब से स्टेप 4 में पॉलिसी टू बी टेकन आ रही है 10 लाख। तो आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है और लेनी चाहिए थी 10 लाख की, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख 0.3 30% ही मिलेगा आपको। और आपका टोटल क्लेम बन रहा है 50,000 का, तो इंटू 50,000 कर दो, तो 50,000 का 30%
दे वुड गिव यू ओनली 15,000 मात्र। ठीक है, टोटल क्लेम मैंने कैसे निकाला, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेरा 44 हुआ था शॉर्ट सेल के ऊपर जो प्रॉफिट, मैंने एडिशनल एक्सपेंस भी किए थे तो उसके भी 10,000 मिले मुझे, 44 और 10 54, 4,000 की मैंने सेविंग कर ली, 54 में से 4,000 की सेविंग हटा लो, मेरा क्लेम बन रहा है 50। मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, लाओ 50,000 दो। इंश्योरेंस कंपनी का 50,000 नहीं देंगे, आपने पॉलिसी लेने में कंजूसी करी है, आपने पॉलिसी कम ली है, आपने पॉलिसी कम ली है तो आपने प्रीमियम भी कम भरी होगी। जब आप ऐसे चालाकी करोगे तो हम भी करेंगे। आपको हमारे हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए थी 10 लाख की, पॉलिसी टू बी टेकन 10 लाख, और आपने पॉलिसी ली सिर्फ 3 लाख की। तो पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन, 3 लाख को अगर 10 लाख से डिवाइड करूं तो आपका परसेंटेज आएगा 0.3, मतलब आपने सिर्फ 30% पॉलिसी ली है हमारे हिसाब से, तो क्लेम भी हम आपको इतना ही देंगे। 50,000 का 30%, दे वुड गिव यू ओनली 15,000, 15,000 बस। और एक बात, आप लोग गाड़ी वगैरह का भी इंश्योरेंस कराते हो तो आपको पता है कि कभी इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट नहीं करती, ये एवरेज क्लोज हमेशा लगेगा, हमेशा देख लो आप। गाड़ी में भी अगर आपका 50,000 का नुकसान हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि वो आपको पूरा 50,000 दे दे, थोड़ा बहुत तो काटती है, थोड़ा नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये 6 स्टेप है, अच्छे से इसको लर्न करना, अगले वीडियोज़ में इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे।